पहले तो हमेशा वैसे मेरा स्वभाव रहा है नवाचार करना। पहले कॉलेज में था, प्रिंसिपल था, तभी एक ब्रांच थी, उसको 5 ब्रांचों में करके और देश भर के उत्तरी भारत का सर्वश्रेष्ठ पॉलिटेक्निक का पुरस्कार लेकर के आया। और यहाँ भी जो शिक्षा मंत्री था तब आपके सामने ही है, कई नवाचार जितना संभव था वो आज भी लोगों के मस्तिष्क में स्मरण में है। यहाँ भी आने का सोचा कुछ किया जाए और उसमें आप मीडिया का मुझे बहुत सहयोग मिला है, चाहे संपादक हैं, चाहे संवाददाता हैं, चाहे छायाकार हैं, सबका मेरे को आप सबके सहयोग से सफलता मिली है। उसके लिए आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आने वाले नए वर्ष में सबसे पहला जब विधानसभा देखेंगे तो आपके गुलाबी नगरी में गुलाबी आपको कलेवर दिखाई देंगे, क्योंकि जब परिवर्तन की बात आई तो उसमें पहला लगा कि इस गुलाबी नगरी को गुलाबी बनाया जाए, उस आवरण में आए। और अब जब जाएंगे तो डिजिटल आपको पूरा सदन में दिखेगा, हर एक पे टेबलेट हर सीट पर लग रही है, कुछ के लग चुकी, कुछ के लग रही है, लेकिन वो आगामी 31 दिसंबर तक लगभग पूरा तैयार हो जाएगा, जिसके आधार पे ये संसदीय जो हमारी कार्यप्रणाली है उसमें एक नए आयाम उसके साथ आएंगे। और ये शायद ये पहला कदम है और विधानसभा में यह देश की एक अनूठी विधानसभा बुलाने का करने का हमारा प्रयास है। कल ही मैं लोकसभा के अध्यक्ष से मिला, उन्होंने भी अपनी ओर से सहयोग दिया। क्या वहाँ से एक टीम आ रही है, वो टीम में क्या क्या नए सॉफ्टवेयर और नई चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं, उसमें एक टीम पार्लियामेंट की तकनीकी टीम वो यहाँ आएगी, वो हमारे यहाँ का अध्ययन करके उसमें और क्या नई चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं उसको हम कर रहे हैं। इस विधान नए वर्ष का जो पहला सत्र होगा वह पेपरलेस और डिजिटल होगा। लगभग उम्मीद है कि जनवरी के तृतीय सप्ताह के आसपास इसको हम लोग शुरू करेंगे और इस पद्धति से हम लोग शुरू करेंगे। और इसके लिए मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अपने विधानसभा का जो सचिवालय है उसको धन्यवाद देता हूँ। यह मूलतः वन नेशन वन एप्लीकेशन के तहत नेशन ई विधान एप्लीकेशन, जिसे नेवा शॉर्ट में कहते हैं, उसको डिजिटल बनाए जाने के लिए हमने इसका किया है। और इसका लाभ संबंधित विधेयक, प्रतिवेदन, वीडियो आदि मीडिया अनुसंधानकर्ताओं और आम नागरिक को हर चीज़ ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेगी। इस 16वीं विधानसभा जब शुरू हुई और जब मैंने सबसे साथ काम करना शुरू किया तो नवाचार रूप में सबसे पहले लोकसभा की तरह सर्वदलीय बैठक की पहल की। उस सर्वदलीय बैठक में सब दलों के प्रतिनिधियों को, नेताओं को उसको बुलाया ताकि शेष सत्र चलाने में उनका सब सहयोग मिल सके, क्यों सदन चलाना पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों का दायित्व बनता है। उनको विश्वास में लिया जाए कि उनकी क्या अपेक्षा है, उस हिसाब से बैठक शुरू हुई। मुझे लगता है कि हर सत्र के पहले हम इस तरह की सर्वदलीय बैठक बुलाना जारी रखेंगे ताकि सारे सदन को विश्वास में लिया सके, क्योंकि ये सदन एक्चुअल में जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने का पवित्र स्थल है। उसमें जनहित से जुड़े मुद्दे और समस्याओं का समाधान हो, इस नाते यह बैठक बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। और उसके साथ हमने सदस्यों ने इसमें गंभीरता से लिया और उसके निस्तारण का भी प्रयत्न किया है। और सदन के अकाउंटेबिलिटी, ब्यूरोक्रेसी की सदन के प्रति बढ़े। सबसे पहला रहता है उसमें प्रश्नों के उत्तर सदस्यों को समय पर मिले। जब मेरे पास ये दायित्व आया उस समय पिछले सत्र के लगभग 4,500 प्रश्नों के उत्तर बाकी थे 15वीं विधानसभा के। तो इसमें सारे अधिकारियों की बैठक बुलाई, उसमें ACS, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सबको बुलाया था। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 15वीं विधानसभा के लगभग 80% प्रश्नों के उत्तर आ गए। और उसके पहले जो बाद में अपने राज्यपाल का अभिभाषण वाला जो सत्र हुआ उसके 95% प्रश्नों के उत्तर आए। उसका जो बजट सत्र हुआ, बजट सत्र के अभी तक लगभग 60-65% के उत्तर आए हैं। मैं आगामी सप्ताह में वापस प्रिंसिपल सेक्रेटरीज
और इनकी बैठक बुलाने वाला हूँ। और मेरी कोशिश रहेगी कि पिछले सत्र के लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर माननीय सदस्यों को मिले, क्योंकि यदि उस सत्र में नहीं मिलता तो फिर प्रश्न पूछने का कोई अर्थ नहीं रहता। उसके साथ ध्यान आकर्षण प्रस्ताव हैं, याचिकाएं हैं, उन सब के भी उत्तर समय पे आएँ। और इस बार ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी सर्वाधिक पिछले सत्र में हमने कंसिडर किए, ताकि लोग अपने आराम से मुद्दे उठा सकें। फिर समितियों की रिपोर्ट भी मंगानी मैंने शुरू की है, ताकि उनको भी सदन में हम चर्चा में ला सकें। और अभी जो हमारी समितियां हैं, उनकी बैठकों के लिए पहली बार समितियों के अध्यक्षों की बैठक की, कि उनकी समिति कितने दिन चली, कितने लोग आए, कितना कोरम हुआ, किन किन मुद्दों का आपने उसका निस्तारण किया, कौन से मुद्दे कितना परीक्षण किए। तो उसमें से कुछ समितियों के ज़रूर कुछ लोग आए जो शायद इन बैठकों में बहुत कम आए, उनको व्यक्तिगत पत्र लिखे कि वो इन बैठकों में आया करें, ताकि आराम से बात चल सके। प्रश्नों के साथ जो नया आयाम जोड़ा था वह पर्ची वाला सिस्टम जोड़ा था। ये बीच में बंद हो गई थी और पर्ची सिस्टम शुरू किया, जिसमें लॉटरी से माननीय सदस्य अपने मुद्दे उस पर उठा सकें। और इस सारे पर्ची व्यवस्था को भी ऑनलाइन किया, यानी कि यहाँ आकर के लोग पर्ची डालें और उनको काम करना पड़े। उसके हिसाब से सारे ऑनलाइन व्यवस्था में घर बैठे ही वो कर सकते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ आपकी जानकारी में भी होगा, आपने देखा भी होगा, यहाँ एक डिजिटल म्यूज़ियम है। और उस म्यूज़ियम को देखने के लिए बहुत ही न के बराबर लोग आते थे, जिस कारण इतना सारा अच्छा म्यूज़ियम, जिसमें सन 1952 से लेकर के और आज तक का इतिहास, संस्कृति और अपने स्वतंत्रता आंदोलन, आर्थिक प्रगति, इन सब का डिटेल में उसमें विवरण है। तो पिछले दिनों हमने इसको जन दर्शन के रूप में इसको प्रारंभ किया, और आज कहते हुए प्रसन्नता है कि लगभग 10,000 से अधिक लोग इसको देख चुके हैं। और उसने जो प्रयत्न किया, इसको शिक्षा विभाग के साथ जोड़ा कि अपना स्कूल शिक्षा के और कॉलेज शिक्षा के लोग इसको देखें, वे आएँ। पर्यटन विभाग से इसको साथ जोड़ा कि जयपुर में बहुत अधिक पर्यटक आते हैं, और उसके वाउचर में भी इस म्यूज़ियम को जोड़ दिया, ताकि वो देख करके लोग यहाँ पे आ सकें, ताकि राजस्थान के गौरवमयी इतिहास का साथ सब लोग उसके साथ जुड़ सकें। ये उसने प्रयत्न किया। और इसके साथ कई बार चार्टर अकाउंटेंट्स आ रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों के जो लोग हैं वे भी इस म्यूज़ियम को देखने के लिए आ रहे हैं। उसमें और भी परिवर्तन हम लोग अगले शायद महीने भर में कुछ और प्रयत्न भी कर रहे हैं, ताकि उसकी जो गैलरी है उसमें इस बार संविधान एक गैलरी तो अपने स्थापित कर दी। उस संविधान गैलरी में भी जो 22 अध्याय हैं, उन 22 उसमें चित्रण किए हैं, और उससे प्रत्येक में जो पहले अध्याय के ऊपर फोटो है उसको भी हमने किया। कि मैं पढ़ रहा था कि जब संविधान बना, तब जब तैयारी हो रहा था, उस समय राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा इसमें कहीं ना कहीं जीवन मूल्य, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की भी झलक अधिक होनी चाहिए। तब फिर उन्होंने इन सारे चित्रों को उसमें दिखाया, और चित्रों में मूल रूप से जो बातें आई, मैं समझता हूँ उसमें भगवान राम का भी चित्र है, श्रीलंका विजय का, उसमें कृष्ण का भी है, हनुमान जी का भी है, मोहनजोदड़ो का है, विक्रमादित्य का है। ऐसे चित्रों की कहीं चर्चा नहीं आती। उससे आने वाली पीढ़ी और वो भी देखें कि हमारा संविधान केवल एक पुस्तक नहीं है, हमारा ग्रंथ भी है, और उसके साथ इन सारे विषयों को भी उसमें हाईलाइट हम लोगों ने किया है। और दृष्टि से शायद पहली बार संविधान दिवस हमने विधानसभा के अंदर इसको आयोजित किया। उसमें हाई कोर्ट के लगभग 200 वकील उसके अंदर उपस्थित रहे, बाकी लोग भी रहे। यह काफ़ी लाभकारी रहा, और पूरे 22 भागों के जो मुख्य पृष्ठ हैं उसका उसमें हमने दर्शाया है, और उसमें संस्कृति, स्वाभिमान को दिखाते उस सब का किया। उसे कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण द्वारा जो गीता का उपदेश है उसका भी उसके अंदर चित्र है, जिससे प्रेरणा मिले, और वो भी हम आगे करें। और साथ में नालंदा विश्वविद्यालय है का उसमें परिदृश्य है, भगवान नटराज है, राम भक्त हनुमान है, साथ में गुरु गोविंद सिंह है, छत्रपति शिवाजी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं। ऐसे सारा उसमें चित्रण हमने दिखाया है। उसके बाद दरमियान आया कि यहाँ का हम लोग डायरी जो विधानसभा की छपवाते हैं, वह डायरी साधारणतया आम जन 1 जनवरी से हम लोग छपवाते रहे हैं, लेकिन पहली बार हमने इसको चैत्र शुक्ल एकम से डायरी छपवाई,
ताकि भारतीय जो नववर्ष है उसकी उसमें झलक उसको दिखे। उस कैलेंडर और डायरी में ऐतिहासिक नवाचार किए और उसमें वीर और वीरांगना और महापुरुषों की फ़ोटो दिए। जैसे अप्रैल का माह आता है शुरुआत, तो अप्रैल में डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती आती है तो उनका चित्र दिया। मई है, मई में महाराणा प्रताप का आता है। इस तरह 12 महीनों के वो चित्रण भी किए, कैलेंडर भी उसके अनुसार किया, जिसके कारण से डायरी केवल नोट लिखने के लिए नहीं, प्रेरणादायी भी लगे। जिस मंथ को हम खोलें तो पूरा उसको दृश्य दिखे। ऐसे वार्षिक डायरी का भी हमने प्रकाश शुरू किया। फिर एक हमारा विधायक आवास है, विधायक आवास बन गया, उसका आवंटन भी किया, लेकिन वहाँ सारी सुविधाएं, एटीएम भी लगे, वहाँ पे डेयरी भी लगे और साथ में वहाँ पे डिपार्टमेंट स्टोर भी खुले, तो हॉस्पिटल भी चले। इन सारी व्यवस्थाएं हमने वहाँ पे कर दी हैं। और साथ में उस आवास के विधायकों के बिजली के बिल ज़्यादा आने लगे, तो मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि उसको सोलर सिस्टम पूरा उसके आवास के अंदर स्थापित किया जाए। जो प्रोसेस में ये घोषणा, बजट घोषणा में आया, तो उसके बाद मुझे लगता है उसके साथ भी हम इसको जोड़ देंगे तो एक बहुत बड़ा आया। वर्तमान में लगभग 125 विधायक उस आवास में रह रहे हैं। उसमें सारी तीसरा जो इसमें हमने नए निर्माणों में या कहें शुरुआत में, वो है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बना दिया है, लगभग 80 करोड़ की लागत से बना हुआ है, जिसके बेसमेंट, भूतल और 5 तलों का 1,95,000 फीट के निर्माण काम उसमें हुआ है, जिसमें एक रेस्टोरेंट भी है, कॉफ़ी हाउस है, स्विमिंग पूल है, ऑडिटोरियम है, मीटिंग हॉल है, सेमिनार कक्ष है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, जिम है, सैलून है, बैडमिंटन है। यह शायद पार्लियामेंट के बाद शायद राजस्थान विधानसभा है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण हुआ है। और इतने कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो लोकसभा का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है वह चूँकि पुराना उस समय बना होगा, उससे आधुनिकतम और श्रेष्ठ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब शुरू किया है। और इसको हम जनवरी के अंतिम सप्ताह में इसका उद्घाटन करके इसको शुरू हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। और साथ में हमने आगे भी बहुत कुछ करने का सोचा है, जिसके कारण से हमारी विधानसभा सर्वश्रेष्ठ बन सके, इसका हम सब लोग प्रयत्न कर रहे हैं। और हमारा जो नीचे संग्रहालय है उसे 30 गैलरियाँ हैं वर्तमान में, और संग्रहालय में हम महान राजनीतिज्ञों की जानकारी दे रखी है। और मैं समझता हूँ उनके योगदान के लिए राजस्थान आज भी ऋणी है, क्यों उनके कारण ही राजस्थान पहले भले राजपूताना था, लेकिन राजस्थान के योगदान में उसका पूरा है। उसमें सारा विवरण में रियासतों के विलय से लेकर के सारी उसमें चलचित्रों के माध्यम से उसको जीवंत किया है। और मैं सोचता हूँ कि यह विधानसभा आप सबके सहयोग से और आगे हर वर्षों में हम कुछ से कुछ आगे नवाचार करते रहें, जिसमें यह जो मंदिर है, यह जो जनता का है, जिसके लिए बना है, उसके अपने योगदान में, अपनी जिम्मेदारी निभाने में सब आगे बढ़े। इसके कारण से मैं सब लोगों का सहयोग ले रहे हैं, ताकि आप जन तो सहयोग करें ही, साथ में हमारे माननीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी हम सहयोग लेते हुए इस विधानसभा को एक श्रेष्ठ माध्यम से चलाएं। एक आग्रह जो मैंने पिछली बार बताया था कि अधिक दिन चले, उसका भी प्रयत्न किया। इस बार तो कुछ परिस्थितियों के कारण हम सारे चुनाव वगैरह के कारण 2 ही सत्र हो पाए। आगे से लोकसभा की तरह इस विधानसभा के भी 3 सत्र होंगे। और यह सदन इस बार तो 30 वर्किंग डेज चला, कोशिश रहेगी कि इसको हम 40 दिन तक बढ़ा करके ले जाएं, ताकि जितना अधिक चलेगा उतना ही जनता की मांगों को हम अधिक रूप में, समस्याओं को सदन में अधिक लोग रिप्रेजेंट कर सकेंगे, और पक्ष विपक्ष दोनों इसको करेगा। सरकार को भी अवसर मिलेगा उनका उत्तर देने का, वह भी उनके समाधान करने के लिए, और विपक्ष भी अपने मुद्दे उठाए, इसका भी उनको अवसर मिलेगा। इस प्रकार यह विधानसभा एक श्रेष्ठ विधानसभा बने, अकाउंटेबल बने, सदन के सारे सदस्य आगे आएँ, समितियाँ एक्टिव बने। इस प्रकार का प्रयत्न इस दौरान किया है। मुझे लगता है कि हमने काफ़ी कोशिश की है, लेकिन फिर भी जो कुछ बातें रह गई हैं, आगामी वर्षों में हम और इसको जीवंत बनाएंगे। इसमें आप सबका सहयोग अपेक्षित है। 40 दिन सर, साल में 40 दिन? एक दिन, क्योंकि अपने प्रावधान है उस नियम में कि पहला जो बजट सत्र होगा तो प्रत्येक सदस्य को 100 प्रश्न पूछने की अनुमति होती है, जिसमें 60 अतारांकित
और 40 तारांकित। अब जब छोटा सेशन होता है उनको 30 क्वेश्चन पूछने की परमिशन है, 10 तारांकित और 20 अतारांकित, उस हिसाब से सदन में बढ़ेंगे। आप सबसे से अनुरोध है कि प्रश्न पूछने से पहले अपना परिचय भी दे दें। प्रश्न पूछने से पहले अपना परिचय भी दे दें। ये पूछ रहा हूँ, शीतकालीन सत्र की कोई तारीख तय हुई है? ये इस वाला जो अभी जनवरी में होना, वो कब से शुरू नहीं, अभी तय नहीं किया। अब तो ये सदन की उस समय के लगभग पहले 15-20 दिन पहले ही तय करते हैं कि कौन सा परिस्थितियों में, लेकिन होंगे 3। अध्यक्ष जी, मैं जितेंद्र प्रधान लोकमत से। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, आपने अभी यात्रा की, विदेश यात्राएं की, उनके जो अनुभव है वहाँ उन देशों के, वो यहाँ भी एग्जीक्यूट करेंगे क्या? आप ज़रूर जानकारी चाहेंगे, ज़रूर दूंगा, कोई बात छिपी नहीं है। उनके वहाँ के जो अच्छे अनुभव है वो यहाँ नवाचार के रूप में लागू करेंगे क्या? वहाँ बहुत ज़्यादा अपना, आज भी कहता हूँ कि भारत का लोकतंत्र और भारत की लोकसभाएं, भारत की विधानसभाएं वहाँ से आज भी श्रेष्ठ है। या नई परंपराएं, हमारा संविधान इतना विस्तृत लिखा है, प्रावधान इतने किए हैं, और परंपराएं, नियम और बाकी सब ऐसे बने जिसमें बहुत कुछ है। 2-4 बातें थी, कल मैंने अपने विदेश मंत्री से शेयर की, जापान से कुछ वहाँ पे भारतीयों ने कुछ बातें बताई थी, जैसे वीज़ा के नियमों को लेकर के बाकी बातें की, वो मैंने उनको जानकारी में दी। और कुछ इंडोनेशिया में बाली की कुछ बातें थी, उनके ध्यान में मैं ले आया, ताकि कम्युनिकेट जहाँ अथॉरिटी उसको ठीक कर सकती है, उन अथॉरिटीज़ को मैं बता रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, आपके तिवारी फ्रॉम राजस्थान चौक। प्रश्न की बात चल रही थी, प्रश्न संतोषजनक हो, लीपापोती ना हो, ये भी जरूरी है सर। उसके लिए क्या है, क्योंकि कई एमएलए उन उत्तरों से संतुष्ट नहीं दिखे थे और आपको संभवतः कहा भी। इसमें 2 बातें हैं, यानी हर प्रश्न का सामने वाला संतुष्ट हो, उसकी अपेक्षाएं होंगी, प्रश्न के जवाब देने वाले की अपनी सीमाएं होंगी, लेकिन फिर भी उसे प्रावधान है, यदि कोई सदस्य उसे असंतुष्ट है तो वह लिख करके दे सकता है, वापस हम उसके लिए एक प्रणाली है, उसके खिलाफ वापस एक्शन भी होता है, अधिकारी से वापस पूछा जाता है, और पूछने के बाद उन दोनों का हम समाधान ढूंढते हैं। अब कोई कहेगा मेरे यहाँ वो बन जानी चाहिए, और वो तो यही कहेगा वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर देंगे, सीधा तो क्या हम बना देंगे। तो जो उसकी मर्यादा है, सीमा है, उसके तहत फिर भी कोई जानबूझ करके छिपाती है कोई बात, तो वापस हम उसको भेजते हैं उस उत्तर में, कोई लिख के देता है, मैं कार्रवाई करता हूँ। सर, मैं योगेंद्र शर्मा, जन टीवी से। सर, आप विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, विपक्ष में भी रहे और अब विधानसभा अध्यक्ष भी। आपका लंबा ये मेरा सौभाग्य है। और सर, आपने देखा भी होगा कि जो दीर्घ है अधिकारी वाली हमेशा रहती है, लेकिन उसका सवाल होता है यार, अधिकारी वहां से खिसक लेते हैं। कई बार आपके साथी लोग भी, आपने भी एक बार ऑब्जेक्शन किया कि अधिकारी उठ के जा रहे हैं। अब तो सर आप विधानसभा अध्यक्ष हैं, एक बात। दूसरी बात सर, सवालों के जवाब, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि सवालों के जवाब नहीं आते। 4,500 सवाल अगर 15वीं विधानसभा के हैं, आप भी बता रहे 60% क्लियरेंस है, 40% पेंडेंसी आज भी है, आपकी भी एक साल। इस नए वाले के, पुराने वाले तो आ गए, हाँ। 1 साल दिन 3 महीने के। कारण क्या रहता है कि अधिकारियों को मंत्री भी बचाते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस आपका भी हो गया है। कारण क्या होता है कि दे नहीं पाते हैं, उसे टाला क्यों जाता है? शायद इसका उत्तर तो सरकार से लेना होगा। मेरा प्रयत्न है कि उत्तर आए। जो आपने पहला प्रश्न पूछा था, पहला आपने पूछा अधिकारी दीर्घ अधिकारी दीर्घ में देखा होगा कि एक बार मेरे कठोरता के बाद अब अधिकारी बैठने लगे, उसमें बड़ी है, तो धीरे धीरे अकाउंटेबल बने। और कोई यदि इस प्रकार का आएगा तो मैं उसके खिलाफ एक्शन लेने में भी कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। सर, उन्होंने यही पूछा था, एक्शन नहीं हो पाता, इसी वजह से उनको फर्क नहीं पड़ता कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही चलेगी। तो गाड़ियों में लिखा होता है सर, पीछे तो यहीं चले ली, तो ये थोड़ा सा जरा देखते रहिए। दूसरा सर, लोकसभा में कल जो घटना हुई सर, क्योंकि विधानसभा वो लोकसभा है, विधानसभा ऐसा रिपीटेशन नहीं हो, तो सर क्या कुछ प्रयास? हालांकि कल जो कुछ हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण तो है। हम जिनको चुन कर के भेजते हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। हमारा भी यूट्यूब से लाइव चलता है, तो उसको यदि हमारी नई पीढ़ी देखती है और इस प्रकार के दृश्य खड़े होते हैं, तो निश्चित रूप से इस पर सभी दलों को गहराई से चिंतन करके उस लोकतंत्र के मंदिर को की मर्यादाओं को रक्षा करने का दायित्व पक्ष का भी है, विपक्ष का भी है। मैं इस गहराई में नहीं जाता कि किसका दोष था, किसका नहीं था, ये सारी जांच का विषय लोकसभा के स्पीकर की और राज्यसभा के स्पीकर की हैं। लेकिन इसमें दोनों को, इसलिए हमने सर्वदलीय सभा बैठ करके, और साधारणतः कभी भी डेडलॉक आए तो मैंने, आपने देखा होगा कि मैंने पहले भी 3-4, ये 5वीं बार है, तो 4 मैंने अध्यक्षों को भी देखा है, उनके भी अनुभव प्राप्त किए हैं।
लेकिन एक बात जो मेरे ध्यान में आई कि तुरंत कोई इशू उठे और डेडलॉक आए तो स्थगित करके अपने चैम्बर में उनको चर्चा के लिए बुला लो, क्यों अल्टीमेटली समाधान तो टेबल पे होना है। चाहे समाधान आज निकालो, चाहे समाधान 5 दिन बाद निकालो, तो 5 दिन खराब नहीं हो, टेबल पे बुला के और वो क्या चाहते हैं, ये क्या चाहते हैं, उसमें से रास्ता जो नियमों के तहत यदि निकालने में पहल बढ़े तो इस तरह की बातों को कम किया जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे जो देश भर की विधानसभाओं के, अभी तो अपनी विधानसभा फिर भी 30 दिन 31 दिन चल रही है, कई विधानसभाओं का मैं नाम में नहीं लूँगा, आपके सबके ध्यान में है कितने कितने दिन चल रही है। एक केरल विधानसभा है जो अपने से अधिक दिन चलती है, बाकी सब अपन नंबर 2 या नंबर 3 पर हम लोग राजस्थान की विधानसभा है, कोई 5 दिन चल रही है, कोई 10 दिन चल रही है, कोई 11 दिन चल रही है। इसके लिए मुझे सामूहिक प्रयत्न करने होंगे, उसमें आपसे भी एक अपेक्षा होगी, आप अदरवाइज नहीं लेंगे, अध्यक्ष के नाते नहीं कह रहा हूँ, एक जन कि हम लोग जो कोई नेगेटिव गतिविधि होती है उसको तो 3-3 4-4 कॉलम में हेडलाइन में देते हैं। जो श्रेष्ठ बोलता है, विषय रखता है किसी भी दल का, उसको हम केवल 2 ही लाइनें देते हैं कि इसने भी उसमें भाषण दिया है, भाग लिया या वार्ता में से लिया। यदि हम इसको थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़, सकारात्मक चीज़ों को किसी भी दल का हो हाईलाइट करेंगे तो शायद उनका भी मनोबल बढ़ेगा। और जो नेगेटिव का कुछ बातें हो रही हैं, बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन नेगेटिव बातों पे तुरंत रिड्यूस, थोड़ी लगाम, आपका भी सहयोग चाहिए और मेरा भी। आपने देखा होगा कि मैंने तो 2 घटनाएं की, चाहे वो माननीय शांति धारीवाल की घटना हो, चाहे भाकर की घटना हो, मैंने स्टेप लेने में कोई कमी नहीं छोड़ी और साथ में बात भी की। वो मेरे पास आए भी विपक्ष वाले बाद में इसके बाद अपने विधानसभा के कि साहब आपको इतना गुस्सा क्यों आता है। तो मैंने एक ही कहा, मैं बेसिकली टीचर हूँ, टीचर को अनुशासनहीनता पसंद नहीं। तो अब वो भी शायद समझ गए, धीरे धीरे पहली बार बनते हैं, कुछ बातें होती हैं एक दूसरे के साथ वेवलेंथ समान बैठती है तो उसको ठीक करेंगे। मैंने चारों अध्यक्षों के अलग अलग रहे, हर एक की शैली अलग से अलग, सबकी अच्छी रहती है, शैली अपनी अपनी रहती है विधानसभा चलाने की, लेकिन यह श्रेष्ठ विधानसभा रही है। पहले हमसे पहले बुजुर्ग लोगों ने इसको इतना अधिक चलाया, इतने नियम बनाए, इतनी गरिमा इसकी बढ़ाई है। हमारा काम है उस गरिमा को हम और आगे बढ़ाएं, इसका हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। उसमें आप हम क्यों, दृश्य तो आप हो, उसका प्रतिबिंब तो आप हो, अगले दिन छपता है। जैसे उदाहरण क्या, राज्यपाल का अभिभाषण है, केवल एक ही व्यक्ति ने उसका बोला, बाकी ने सहयोग नहीं किया, एक पॉजिटिव बात थी, लेकिन उस एक को यदि हाईलाइट करते, यदि उसको आप इग्नोर करो तो अगली बार शायद कोई करे ही नहीं। लेकिन आप लोगों से निवेदन कि ये दोनों पक्ष का हम कुछ करें, आप भी से मिल करके, दोनों का उद्देश्य तो एक ही है। ठीक है, मिर्च मसाला वो जो भी लग जाता है वो जिनको लगाना है वो लगाते रहें, लेकिन नेगेटिव देखने का स्वभाव जो रहता है हम उसको पॉजिटिव में बदलें। आज आपको ध्यान होगा मैंने एक प्रयोग किया कि किस विधायक ने अपने क्षेत्र में जो अच्छा काम किया, इसलिए एक दिन मैंने उसके लिए दिया, उस पर अपने अनुभव वो बताएं, ताकि बाकी विधायक भी उससे सीख करके अपने क्षेत्र में कोई नयापन हो उसको लागू करें। इस बार भी सोच रहा हूँ 1 या 2 दिन ऐसे कामों के लिए रखेंगे, क्योंकि आजकल लोकलाइज अखबार हो गए। मान लो किसी आसपुर वाले ने अच्छा काम किया, वो तो वहीं छप के रह गया। यदि उसके यहाँ बताने से, अनुभव बताने से कोई बाकियों को भी कोई जानकारी मिलती है तो ये अच्छा सुझाव है। तो सोचा ऐसा कुछ प्रयोग वो भी करेंगे। तो मैं सोचता हूँ कुछ नयापन, सीपीए की अच्छी, हमारे पुराने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने बहुत अच्छे प्रयोग किए, बड़े लोगों को बुला करके उनको किया, उसको भी हम बढ़ाएंगे। सर ये वास्तु दोष की कई बार चर्चा आती है, ऐसा तो कुछ नहीं है कोई वास्तु दोष जैसा मामला तो विधानसभा में? ये ऐसा मुद्दा है, वैसे मेरे भी ध्यान में लगा है, मैं भी आपके भी ध्यान में कोई हो अच्छा वास्तुशास्त्री बता दो, उसको दिखा देते हैं, जो वो करणीय काम होंगे वो कर देंगे। इसके लिए एक आश्वासन समिति बनी हुई है, वो आश्वासन समिति के बाद सारे आश्वासन जाते हैं, उसकी रिपोर्ट आने पर उस पर निश्चित रूप से जो अपेक्षित कार्रवाई है वो करेंगे। और बाकी जो विधानसभा में प्रोटोकॉल की बात है, कुछ शिकायतें आई हैं, कुछ अधिकारियों से भी चर्चा की है, कुछ सीएस के भी ध्यान में लाया हूँ, और कोई सीवियर आएगी तो विशेषाधिकार हनन हमारी विशेषाधिकार समिति है, उसको रिफ़र कर देंगे, उसमें जो कुछ भी प्रपोज आएगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। मैं गोपाल गुप्ता जयपुर से अध्यक्ष जी एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आपकी विधानसभा जो है इसमें नए विधायक बहुत संख्या में है, ज्यादा संख्या में है, तो उनके प्रशिक्षण के लिए कि प्रॉपर विधानसभा का संचालन हो, कोई व्यवस्था की नवाचार की तरह? इसमें केवल एक शुरू में संशोधन करूंगा, आपकी विधानसभा नहीं, अपनी विधानसभा, अपनी, आप भी उसके पार्ट, अपन सबकी विधानसभा है वो, ऐसे थोड़ा सा मेरा विधानसभा होगा, मैंने ये
ये वाली जो करंट विधानसभा हाँ, वो उसमें आप भी पार्ट में, अपनी विधानसभा कह रहा हूँ मैं, अपने को आपके जगह अपना, ताकि अपन सब उसके साथ जुड़ जाएं। उस अपनी विधानसभा में यह जो प्रशिक्षण है, वैसे शुरू में हमने 2 दिन रखा था, कोई प्रशिक्षण हालांकि उसमें कम लोग आए, लेकिन मुझे लगता है कि इसका एक बार और आवश्यक है। अभी जो डिजिटल हम शुरू कर रहे हैं पेपरलेस, उसके लिए निश्चित रूप से इनके लिए हम ट्रेनिंग कैंप लगाएंगे। उस कैंप में काफ़ी लोग भाग लेंगे। फिर उसमें भी मैंने इस बार 20 से 25 लोग जो ट्रेंड होंगे उनको सदन में पीछे बैठाने की या खड़ा रखने की प्रावधान कर रहा हूँ। जो जहाँ विधायक थोड़ा अटके, तुरंत उसकी सीट पर जा कर के उसको करेक्ट कर सके और बताए कि तुम इस तरह करो, ताकि उसको 5-6 महीने इस तरह करने से उसके स्वभाव में आ जाएगा, सब चीज़ आ जाएगी। क्योंकि कई लोग हैं जिनको अनुभव नहीं होगा, सारे फंक्शन मेरे को भी नहीं आते होंगे। ये धीरे धीरे सीख करके हम इसको आगे ले जा रहे हैं। सुनील चतुर्वेदी समाचार सर, एक में सवाल मेरा ये है कि आपके नवाचारों से भरे हुए विधानसभा सत्र के लिए आपको बहुत बधाई, लेकिन हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ये नवाचार सारे विधायकों के लिए या वो केवल विधानसभा सचिवालय के लिए होंगे, या प्रेस दीर्घा के लिए भी इनमें कोई नवाचार आपके पास है? किन के लिए? प्रेस दीर्घा, प्रेस के लिए, उनके लिए, प्रेस के लिए आपको ध्यान, ऊपर मोबाइल पर भी रोक लगा, आपको ध्यान हो कि सबसे पहले प्रेस वाले जब नई विधानसभा गठित हुई, आप लोग मेन गेट के ये कैमरामैन सारे बाहर खड़े रहते थे। सबसे पहला काम किया कि उसको पहले पोर्च तक लिया। पोर्च पे कटने आने लगी तो उनके लिए अलग से वो आपके पूरा टेंट लगा करके सारी व्यवस्थाएं उसको की। उस समय पास केवल 53 लोगों के पास थे, अब बढ़ करके 127 से 130 लोगों को ये प्रेस के लिए भी किए कि भाई धीरे धीरे, क्योंकि सबकी अपेक्षा तो पूरी नहीं होंगी। 600 मेरे पास वहाँ पे कार्ड के लिए आए हैं मेरे पास आवेदन। अब मेरी सीमा है, 600 को तो अपन नहीं ला सकते।